देखिए आपका अपकृत में डिफरेंस बताना है और मेंस में ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा काम करेगा। प्री में तो थोड़ा कम काम करता है लेकिन मेंस में आपका बिहार में भी पूछा गया है, यूपी में भी। पहला हम जो डिफरेंस बता रहे हैं, ऑफेंस और टार्ट में डिफरेंस, यानी कि अपराध और अपकृत्य में क्या अंतर होता है। देखिए, अपराध और अपकृत्य दोनों आपका रांगफुल एक्ट ही है, यानी कि दोनों आपका गलत कार्य ही है। या हम कह सकते हैं कि अपराध और अपकृत्य दोनों दोषपूर्ण कार्य हैं या रांगफुल एक्ट है। फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। तो कम से कम 10 अंतर आपको याद करना है। मैं अधिक बताऊंगा लेकिन कम से कम कितना अंतर आपको तैयार करना पड़ेगा मेंस के लिए, 10। और बिहार का इतिहास रहा है कि खूब अंतर पूछा जाता है, एपीओ में भी, आईपीसी में देखिए जाकर जितने अंतर बताए गए थे, खूब अंतर पूछा। तो भाई अंतर या डिफरेंस या विरोधाभास क्या है। पहला शुरू किया जाए, आपका कह सकते हैं कि अपकृत्य और अपराध में अंतर। तो अपकृत्य एक दीवानी दोष है, यानी कि अपकृत्य एक सिविल रांग है, यानी कि नागरिक दोष है या व्यवहारिक दोष है। जबकि अपराध व्यवहारिक दोष नहीं है बल्कि एक क्रिमिनल दोष है, यानी कि अपकृत्य एक सिविल रांग है जबकि अपराध एक क्रिमिनल रांग है, हम कह सकते हैं। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर आपका, अपकृत्य का मूल तत्व क्या है, क्रोध क्या है, तो डिफॉल्ट या गलती। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर आवश्यक तत्वों पर थोड़ा गौर करिए अपकृत्य के। हमने अपकृत्य के आपका 3 आवश्यक तत्व बताए थे कि किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य या लोप किया हो, इसके कारण दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंची हो और ऐसा दूसरा व्यक्ति अपर नुकसानी का क्या चला सकता है, मुकदमा। फिर हमने बताया था कि सामान्यतः अपकृत्य तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति पर कोई लीगल ड्यूटी हो, यानी कि आपका विधिक कर्तव्य हो और उसने उस विधिक कर्तव्य का निर्वहन न किया हो। तो जैसे ही शब्द आया कि विधिक कर्तव्यों का निर्वहन न करना, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब चूक। भाई फिर याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने विधिक कर्तव्य का पालन नहीं करता तो हम कहते हैं कि वह डिफॉल्ट किया है या वह चूक किया है। तो अपकृत्य का जो मूल तत्व है वह गलती या चूक है। जैसे एक दो उदाहरण समझिए यहाँ। उदाहरण के तौर पे आपका कह सकते हैं कि एक डॉक्टर का ये विधिक कर्तव्य है कि वह ऑपरेशन करते समय उचित सतर्कता और सावधानी बरते। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन करते समय उचित सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो हम कहेंगे कि वह अपने कर्तव्यों का वायलेशन किया है या वह चूक किया है या डिफॉल्ट किया है। तो अपकृत्य का जो मूल तत्व होता है वह डिफॉल्ट या चूक होता है, क्रोध कहिए। अब समस्या ये आई कि अपराध का क्रोध क्या है। तो अपराध के हमने दो तत्व मुख्य रूप से मैं बताया हूँ। पहला एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया, यानी कि किसी व्यक्ति ने आपराधिक कार्य किया हो और दूसरा उस आपराधिक कार्य को करने का उसका इंटेंशन हो, आशय हो, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने अपराध किया। क्योंकि मैक्सिम भी आप लोग पढ़े हैं आईपीसी में कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट रिया
मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा या आशय या इंटेंशन कहिए या उस कार्य को करने का न हो। तो अब समस्या ये आती है कि अपराध का क्रोध क्या है, अपराध का मुख्य तत्व क्या है। तो आशय है, अर्थात मेंस रिया। भाई तो अपकृत्य का मूल तत्व क्या हुआ, डिफॉल्ट। और अपराध का मूल तत्व क्या हुआ, आपका कह सकते हैं कि इंटेंशन का होना, आशय का होना। तीसरा अंतर आइए, तीसरा अंतर ये आया कि कौन आपका पब्लिक रंग है और कौन प्राइवेट रंग है। इस पर थोड़ा देखिए, अच्छे से पूछा गया बिहार में। जहाँ तक अपकृत्य की बात है, अपकृत्य एक प्राइवेट रंग कहा जाता है या आपका कह सकते हैं व्यक्तिगत दोष है। व्यक्तिगत दोष का मतलब ये हुआ कि अपकृत्य में केवल वही व्यक्ति प्रभावित होता है जिसके प्रति गलत कार्य किया जाता है, जबकि ऑफेंस में या अपराध में अपराध एक पब्लिक रंग है, एक लोक दोष है, एक सार्वजनिक दोष है। और ये माना जाता है कि जिसके प्रति अपराध हुआ है केवल वह इफेक्टेड नहीं हुआ, उसके साथ साथ पूरा समाज प्रभावित होता है। इंटरव्यू का भी आपका क्वेश्चन है कि अपराध और अपकृत्य में आपका कह सकते हैं एक अंतर बताइए, जो अंतर क्रोध हो आपका। तो क्रोध में जब बताएंगे तो यही क्रोध है आपका। मैं फिर बता दूं कि अपराध में पीड़ित के साथ साथ पूरा समाज प्रभावित होता है। तो जिन कार्यों से पूरी सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है उन्हें ऑफेंस या अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, और जिनसे केवल पीड़ित प्रभावित होता है, व्यक्ति ही प्रभावित होता है, पूरा समाज नहीं, उसे सिविल दोष माना गया है और उसे अपकृत्य या टाट की कैटेगरी में रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभाव किस पर पड़ता है। तो फिर एक बार हम लास्ट में बता रहे हैं कि अपराध में पूरा समाज प्रभावित होता है और टाट में पूरा समाज नहीं, केवल कौन प्रभावित होता है, पीड़ित। भाई पूरा समाज नहीं होता। ये क्रोध है अंतर का। अगला देखिए आपका आपका अब चौथा अंतर, मुकदमा कहाँ चलाया जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि चूंकि अपकृत्य में आपका अपर निर्धारित मुआवजा वसूला जाता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेज की मांग की जाती है, तो अपकृत्य संबंधी जो विवाद होंगे वह सिविल न्यायालय में चलाए जाएंगे, जबकि आपराधिक मामलों में सजा दिलवाई जाती है। तो अपराध संबंधी जो मुकदमे होते हैं वह आपराधिक न्यायालय में चलते हैं, यानी कि सिविल अपकृत्य के मुकदमे सिविल कोर्ट में चलते हैं, जबकि आपका आपराधिक मुकदमे किस न्यायालय में, आपराधिक न्यायालय। अगला देखिए, अपकृत्य की अपकृत्य की कार्यवाही का उद्देश्य क्या है और आपका आपराधिक कार्यवाही का उद्देश्य क्या है। यानी कि अगला डिफरेंस जो हम बताएंगे वह पर्पज को लेकर रहेगा, यानी कि उद्देश्य को लेकर रहेगा। तो पहले अपकृत्य का उद्देश्य देखा जाए। अपकृत्य में चूंकि अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, अतः अपकृत्य की कार्यवाही का जो मुख्य उद्देश्य होता है पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति दिलवाना। यानी कि जितना क्षति किसी व्यक्ति को हुई है आपका, उसके लिए उसे डैमेजेज दिलवा दिया जाए, क्षतिपूर्ति करवाए दिलवाया जाए, और क्षतिपूर्ति दिलवा कर
उस क्षति की भरपाई की जाए, यानी कि जितना नुकसान हुआ है उसकी क्या की जाए, भरपाई। यानी कि इसका मतलब फिर देखिए, अपकृत्य में कार्यवाही का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह ये होता है कि पक्षकार को क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए, आपका कह सकते हैं, और आपका क्षतिपूर्ति दिलवाकर किसी पक्षकार को हुई नुकसान की भरपाई कर दी जाए। अब आपराधिक मामलों में आप लोग बताइए, क्या आपराधिक मामलों का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका ब्लड मनी दे दी जाए या मुआवजा दिया जाए? नहीं। अब आप लोग खुद सोचिए कि आपराधिक मामलों में आखिर कार्यवाही मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए आप लोग, क्या मुआवजा दिलवाया जाता है? तो क्या किया जाता है? अपराधी को दंड दिया जाता है। दंड का मतलब ये हुआ कि आपका जो आपराधिक कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य होता है वह ये होता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे शारीरिक या आर्थिक रूप से दंडित किया जाए, यानी कि या तो उसकी आपका डेथ सेंटेंस दिया जाए या कारावास दिया जाए या उस पर अर्थदंड लगाया जाए। अर्थदंड यानी कि जुर्माना लगाया जाए। ये नहीं होता कि मुआवजा देकर और मामला क्या किया जाए, शांत किया जाए। अगला देखिए आपका, अब मुकदमा कौन दायर कर सकता है? अब आइए देखिए, चूंकि अपकृत एक व्यक्तिगत दोष है, पर्सनल रॉन्ग है, केवल आपका केवल आहत ही पर माने प्रभावित होता है, अतः अपकृत के मामलों में आपका मुकदमा कौन कर सकता है? तो या तो पीड़ित या उसका हित प्रतिनिधि। फिर एक बार अच्छे से देखिए, चूंकि अपकृत एक सिविल रॉन्ग है, अपकृत में आपका केवल वह व्यक्ति ही प्रभावित होता है जिसके प्रति कोई अपकृत किया गया है। अतः अपकृत के मामले में सिविल वाद। अब समस्या आई कि कौन ला सकता है? तो जिसके प्रति अपकृत किया गया है, यानी कि आहत लाए, पीड़ित लाए, या दूसरा कौन ला सकता है? ऐसे व्यक्ति का हित प्रतिनिधि, यानी कि विधिक प्रतिनिधि। ये पूरा समाज नहीं ला सकता मुकदमा अपकृत में, लेकिन जहाँ तक अपराध की बात है, अपराध के मामलों में क्योंकि पूरा समाज प्रभावित होता है और समाज को न्याय दिलवाने का कार्य स्टेट या राज्य का है, अतः आपराधिक मामलों में पीड़ित अपने नाम से मुकदमा नहीं चलाता बल्कि सरकार चलाती है। तो एक तरफ वाद सरकार का नाम रहेगा और दूसरी तरफ अभियुक्त का। याद रखिए, आपराधिक मामलों में मुकदमा में पक्षकार कौन होती है? पीड़ित नहीं, जिसके प्रति ऑफेंस किया गया वो नहीं होता, बल्कि सरकार होती है, स्टेट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार बनाम आपका, उसके बाद अभियुक्त का नाम लिखा रहता है, भारत संघ बनाम अभियुक्त का नाम लिखा रहेगा, या आपका ऐसे मुकदमा चलता है। तो कार्यवाही में भी अंतर है, इसमें कोई शक नहीं। अगला आपका देखिए, अब अगर टाट का मामला है तो कब वापस लिया जा सकता है, कब रिवोक किया जा सकता है, कब प्रत्याहृत किया जा सकता है, कब उसे विड्रा किया जा सकता है। यानी कि अब जो आपका अंतर आया, विड्रा पर अंतर आया। अगर अपकृत के मामले में वादी वाद का मालिक होता है, वादी वाद का
स्वामी होता है, अतः वह जब चाहे तब आपका अपने मुकदमे को उठा सकता है। उठा सकता है का मतलब ये हुआ कि रिवोक कर सकता है, विड्रा कर सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आदेश सीपीसी का 22, 23 दोनों में आपका माने आपका आदेश 23 मुख्य रूप से है कि वादी वाद का मालिक है। सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, सामान्यतः वह कभी भी अपने मुकदमे को क्या ले सकता है, वापस। अब आपराधिक मामलों में थोड़ा दिमाग लगाइए, सीआरपीसी में जाना पड़ेगा। जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है, आपराधिक मामलों में पीड़ित चाह कर भी सामान्यतः मुकदमे में न तो समझौता कर सकता है और न ही उसे रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है सी भारत में, और वह सीआरपीसी की धारा आपको लिखते समय ऐड करना ही होगा। देखिए हम बता रहे हैं दो धाराएं यहाँ सीआरपीसी का आपको लिखना पड़ेगा, एक 320 और दूसरा 321। देखिए दोनों का कंसेप्ट। सेक्शन 302 में कंपाउंड ऑफेंस की बात की गई है, शमनीय अपराध की बात की गई है। यानी कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें समझौता हो सकता है, सभी में नहीं। यानी कि जिन अपराधों का वर्णन सीआरपीसी की धारा 320 के क्लाज 1 में, 320 के क्लाज 1 में या 320 के क्लाज 2 में दिया गया है, केवल उन्हीं आपराधिक मामलों में ही समझौता हो सकता है, केवल उन्हीं का समन हो सकता है, अन्यों का नहीं। जबकि सिविल मामलों में सब में समझौता हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। क्रिमिनल में नहीं हो सकता, सब में। किस मामले में? जिनका वर्णन कहाँ किया गया है, सीआरपीसी की धारा में 320। क्लाज भी याद रखे, झारखंड में तो मेंस में अब ये क्वेश्चन उठा था आपका, पहले केवल प्री में ही बनता था। तो किन मामलों में समन हो सकता है, तो आपका उसका वर्णन किया गया है। अब सेक्शनों की लिस्ट दी गई है 320 के क्लाज 1 में भी और 320 के क्लाज 2 में। अंतर बस ये है कि जो मामले 320 के क्लाज 1 में आ जाएंगे, समन के लिए न्यायालय की इजाज़त की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन क्लाज 2 में आएंगे तो समझौता तभी होगा जब न्यायालय क्या दे दे, इसकी इजाज़त। अब अगला ये 321 देखिए, अभियोजन की वापसी यानी कि रिवोक करना मामला। तो अपकृत में तो वादी जब चाहे तब अपना मामला क्या कर सकता है, वापस। लेकिन आपराधिक मामलों में पीड़ित वापस नहीं ले सकता, क्योंकि पीड़ित तो पक्षकार ही नहीं होता। तो पक्षकार कौन होती है, राज्य। तो कौन वापस ले सकता है, राज्य। तो राज्य तो मुकदमा लड़ता नहीं आकर। तो मामले का भार साधक लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक लोक अभियोजक आपका न्यायालय की इजाज़त से मामला क्या कर सकता है, मुकदमा वापस। जैसे फूलन देवी का ही मामला देख सकते हैं, अच्छा मामला वो भी माना जाता है। आपका मुलायम जी ने उन पर जितने आपराधिक मामले थे उनको रिवोक कर लिया था, वापस ले लिया था। आपका सीआरपीसी की धारा ये 321 में राज्य को अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्य की लिखित सहमत से ही संशोधन है कि राज्य की लिखित सहमत से ही सरकारी वकील न्यायालय से मुकदमा वापस लेने का एप्लीकेशन दे सकता है, अपने मन से नहीं। यूपी में तो आपका लिया भी गया, लेकिन अगर मुकदमा सरकार वापस लेती है तो पीड़ित कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का।
और ये मांग कर सकते हैं कि हजूर ये घोर अन्याय होगा, जैसे कि फूलन देवी के भी मामले में जो बेहमई की विधवाएं थी वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि हमारे पतियों को इन्होंने मारा और इन पर से ये मुकदमा सरकार वापस ले ली है, अतः ये वापसी रद्द करिए। ये तो न्याय का गला घोंटना होगा, घोर अन्याय होगा। तब तक अभी पेंडिंग था मामला सुप्रीम कोर्ट में, तब तक मर्डर हो गया, वो अलग बात है, कहानी खत्म हो गई। आपका वो अलग बात है कि मर्डर हो गया भाई। अगला देखिए आपका, अब अगला नियम देखा जाए। अपकृत्य में जो क्षतिपूर्ति का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है, वह क्षतिपूर्ति किसको प्राप्त होती है? वादी को प्राप्त होती है यानी कि पीड़ित को, कि सरकार को प्राप्त होती है? तो अपकृत्य में जो क्षतिपूर्ति दिलवाई जाती है वह सरकारी खजाने में नहीं जाती, बल्कि पीड़ित को दिलवाई जाती है, यानी कि व्यथित व्यक्ति को दिलवाई जाती है। विक्टिम कहिए, आहत कहिए। यानी कि अगर ए ने बी की मानहानि की है, बी ए पर मुकदमा किया है कि ए से हमें मुआवजा दिलवाया जाए, न्यायालय ने मुआवजा का आदेश दिया, तो ये जो मुआवजा देगा वह सरकारी खजाने में नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ किसको दिलवाया जाएगा? बी को। यानी कि अपकृत्य में क्षतिपूर्ति की जो रकम होती है वह व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होती है, सरकार को नहीं। तो आप अपराध के मामले में थोड़ा ये तो आपराधिक मामलों में जो अर्थदंड लगता है, अर्थदंड मतलब फाइन, फाइन यानी कि जुर्माना। तो आप बताइए कि जो जुर्माना होगा वह पीड़ित को दिया जाता है कि राज्य सरकार के बयान, राज्य सरकार के खाते में जाता है? राज्य सरकार, भाई पीड़ित को नहीं दिया जाता है, कहाँ जाता है? राज्य सरकार के खाते में। तो आपका यानी कि जुर्माना पीड़ित को न देकर राज्य सरकार को जाता है। वो भले कुछ उसका अपवाद है, लेकिन ये जो हमने नियम बताया ये जनरल रूल है। क्यों सामान्य मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसके अपवाद है, और अपवाद देखिए फिर एक दो धारा कवर करना पड़ेगा। एक तो 357 करना पड़ेगा कवर, और आपका जो ये एसिड अटैक के मामले हैं, आईपीसी की धारा 326 से 326 बी, इसके बाद इत्यादि थोड़ा बहुत। और आपका फिर एक बार देखिए, पूरा हमें बताना संभव नहीं है भाई, एक दो उदाहरण ही बता सकते हैं, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी तो पूरा चल नहीं रहे हैं कि पूरा हम बताएं। फिर एक बार इसको अच्छे से कवर करिए, कंसेप्ट पहले बनाइए। जनरली क्रिमिनल मामलों में जो अभियुक्त पर अर्थदंड लगाया जाता है, जो जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, वह राज्य सरकार उसकी हकदार होती है, यानी कि वह राज्य सरकार को प्राप्त होता है या केंद्र सरकार को, जैसा है मामला हो। लेकिन लेकिन लग गया तो कुछ न कुछ समस्या विद्यमान है। अर्थात वर्तमान समय में एसिड अटैक और दो चार और मामलों में ये बेयर एक्ट में ही लिख दिया गया है कि जितना न्यायालय जुर्माना लगाएगा वो सरकारी खजाने में न जाकर पीड़ित को प्रदान किया जाएगा। ये आप धारा देखिएगा आईपीसी में स्पष्ट नीचे लिखा गया है कि जुर्माने की रकम सरकारी खजाने में नहीं बल्कि किसको दी जाएगी? जिसके प्रति अपराध हुआ है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम आपका 357 धारा से पूछा जाता है, यानी कि आईपीसी सीआरपीसी की धारा 357 पीड़ितों को प्रतिकर, ये हेडिंग ही पूछा गया कई बार, उत्तराखंड में तो कई बार रिपीट किया है कि पीड़ितों को प्रतिकर किस सेक्शन के तहत दिलवाया जाता है? तो 3
357 CRPC और पीड़ित प्रतिकर योजना पूछ ले तो 357 A मारेंगे और पीड़ितों को प्रतिकर 357। इसको समझिए फिर से एक बार। यदि न्यायालय किसी अभियुक्त पर जुर्माना लगाता है तो न्यायालय का ये विवेकाधिकार है कि वह जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ अंश पीड़ित को, यानी कि जिसके प्रति अपराध किया गया है, या विक्टिम या आहत को दिलवा सके। ये आदेश दे सकता है न्यायालय कि जुर्माना जो मैं लगाया हूँ इसकी पूरी रकम किसको दिया जाए, पीड़ित को। पूरी रकम न दिया जाए तो इसका इतना भाग किसको दिया जाए, पीड़ित को। ये विवेकाधिकार है किस धारा में, 357। यानी कि सामान्य नियम ये निकला कि अपकृत्य में जो मुआवजा दिलवाया जाता है वह सीधे पीड़ित पाता है और आपराधिक मामलों में जो अर्थदंड या जुर्माना लगाया जाता है पीड़ित नहीं पाता। जनरली कहाँ जाता है, राजकोष में। वो हमने अपवाद बताया, ये नहीं कि नियम है ये। अगला देखिए अंतर आपका। अब इसमें कौन साधारण दोष है और कौन गंभीर दोष है। तो अपकृत्य एक साधारण दोष है और अपराध क्या माना गया है, गंभीर दोष। अब आगे आइए इसमें देखा जाए आपका। कह सकते हैं कि अपकृत्य के मामले में स्वतंत्र साक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि स्वतंत्र साक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि आपराधिक मामलों में स्वतंत्र साक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि सिद्धांत देखना है कि क्रिमिनल मामलों में एक सिद्धांत है कि मैंने उतना गंभीरता से नहीं लेना। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल मामलों में आपका जो सबूत का भार होता है थोड़ा उदार होता है, जबकि क्रिमिनल मामलों में कठोर होता है। इसका देखिए, इसको फिर समझाया जाए भाई। देखिए आपका इसका मतलब ये हुआ कि फिर से एक बार देखिए, स्वतंत्र साक्ष्य पर एक दो और नियम बताने पड़ेंगे। स्वतंत्र साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि सिविल मामलों में वही सबूत का भार से ही इसका मतलब है। यानी कि सिविल मामलों में युक्त युक्त संदेह से परे साबित करना आवश्यक नहीं होता। अगर वादी अपने बातों के पक्ष में न्यायालय में एक संदेह भी पैदा कर दे तो वादी के पक्ष में फैसला हो सकता है। उतना गंभीरता की आवश्यकता नहीं। यानी कि सिविल मामलों में साक्ष्य के नियम थोड़ा उदार होते हैं, जबकि क्रिमिनल मामलों में आपका स्वतंत्र साक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभियोजन का ये कर्तव्य होता है कि वह बिना किसी संदेह के ये साबित करे कि अभियुक्त ने ही यह अपराध किया। क्यों ऐसा नियम बनाया गया है, अब इसको डिटेल में यहीं देख लीजिए। इस नियम के पीछे कारण ये है कि सिविल मामलों में यदि एक बार गलत फैसला आ भी गया तो उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। जैसे कि न्यायालय ने ए से कहा कि तुम बी को 10 लाख रुपया दे दो, तो बाद में इसकी भरपाई हो सकती है। यदि न्यायालय का निर्णय उलट गया
तो बी से फिर वापस ए को 10 लाख रुपया दिलवाया जा सकता है। ये याद रखिए सिविल मामलों में। क्रिमिनल मामलों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक बार अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी गई तो क्या उसके जीवन को वापस लाया जा सकता है कि नहीं, बताइए तो। 10 साल जेल भुगत लिया तो क्या 10 साल उसका लौटा देंगे आप? यानी कि इसीलिए आपका उदार व्यवस्था सिविल मामलों में और कठोर व्यवस्था क्रिमिनल। इसीलिए आपका निर्वचन में भी सिविल विधियों का जो इंटरप्रिटेशन होता है वह लिबरल होता है, उदार होता है, और क्रिमिनल कानूनों का इंटरप्रिटेशन कठोर होता है। जहाँ भी हल्का सा संदेह हो, संदेह का लाभ आपराधिक मामलों में सदैव कौन पाता है? आपका अभियुक्त। जैसे कि संदेह एक दिखा दिया जाए कि आईपीसी की धारा 82 में मामला आता है कि 83 में, तो और 7 वर्ष का बच्चा है, तो संदेह उत्पन्न हो गया तो उसको लाभ देकर किस में माना जाएगा? 82 में। अगला देखिए आपका, अगला सिद्धांत आपका देखा जाए। हाँ, सिविल मामलों में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है भारत में, वह आपका सिविल मामलों के लिए प्रोसीजर अलग है और क्रिमिनल मामलों के लिए अलग। तो मामला अगर सिविल है, टाट का है इत्यादि का, तो सीपीसी अप्लाई की जाती है, और क्रिमिनल मामलों में कौन सा प्रक्रिया का कानून है? सीआरपीसी। अंतिम आइए, आपका 10-12 अंतर हो ही गया हमें लगता है। हाँ, तो अंतिम आ जाइए आपका। आपराधिक मामलों में एक सिद्धांत काम करता है, एक दो क्या, 2-3 सिद्धांत, लेकिन एक दो ही बताया जाए। सिद्धांत ये है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाए, लेकिन किसी इनोसेंस को, किसी निर्दोष को सजा न दी जाए। ये क्रिमिनल मामलों का सिद्धांत है, लेकिन सिविल मामलों में ऐसा कोई सिद्धांत अप्लाई नहीं होता। यानी कि सिविल मामलों में क्या ऐसा कोई सिद्धांत है? तो आपका जवाब रहेगा नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। फिर आपका ये इनोसेंस का प्रिजम्पशन मैं बताया भी था आईपीसी में कि उप निर्दोषिता की उपधारणा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है, तो न्यायालय ये मानकर चलता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है। ये अभियोजन का दायित्व है, परिवादी का दायित्व है कि वह न्यायालय में साबित करे, वह भी युक्त संदेश से परे, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। साबित करिए कि अभियुक्त ने ही अपराध क्या किया है, किया है। इसके बाद भी आप अंतर देख सकते हैं। आपका अपकृत्य और अपराध में तमाम अंतर हैं। अब अंतर की मैंने आपका सिविल और क्रिमिनल में, इसमें कोई शक नहीं है आपका, लेकिन भाई अंतर आपका 12-13 पर्याप्त है। इस प्रकार जो आपका अंतर था, कह सकते हैं एक कौन आपका निर्दोषता होगा। ये बता गए आपका, अब लगभग बता दिया गया पूरा, हमें तो नहीं लगता कि कोई छूटा है। अब एक दो पॉइंट के लिए अगला अंतर आइए अब देखा जाए इसमें। अगला अंतर जो हमें पढ़ना है, जो पूछा भी जाता है आपका, अपकृत्य और संविदा भंग में क्या अंतर है? तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फिर एक बार आपका जानना पड़ेगा, तब तो आप दोनों में अंतर जानेंगे। यानी कि अगला अंतर हमें जो चलना है वह आपका संविदा भंग और अपकृत्य में क्या अंतर है। तो आइए पहले तो आपका देखा जाए संविदा का जन्म कैसे होता है, तब तो हम और बताएंगे। यानी कि सबसे पहले हमें आपको ये दिखाना है
कि संविदा क्या होती है और संविदा भंग क्या होता है। फिर दूसरे पॉइंट पर आपको समझना है आपका अपकृत्य क्या होता है और इसमें उपचार क्या होता है। जब ये दोनों कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और तभी अंतर आप समझ पाएंगे। पूछा भी गया था, आइए देखा जाए आपका एक एक करके। पहले एक एक दोनों का उदाहरण देखिए आपका, और काफ़ी अच्छा अंतर है इसमें भी। प्रयास ये करिए भाई समझने का थोड़ा अच्छे से, कठिन है अंतर थोड़ा। अपराध और अपकृत्य में आसान अंतर था। अब उसका उपाय ये है कि अपकृत्य क्या होता है ये बिल्कुल क्लियर रखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये बिल्कुल क्लियर रखिए, तभी आप अपने मन से भी 5-6 अंतर निकाल लेंगे। लेकिन दोनों एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर। अब आप देखिए संविदा क्या है। अब संविदा सिविल दोष है कि क्रिमिनल, सिविल। अपकृत्य भी क्या है, यानी कि एक समस्या ये आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल दोष है और अपकृत्य भी क्या है, सिविल दोष। तो आपराधिक रहता तो थोड़ा अंतर और स्पष्ट हो जाता। तो पहले संविदा का निर्माण कराया जाए और संविदा को भंग कराइए और उपचार। फिर अपकृत्य क्या होता है, अपकृत्य कराइए एक, और उसके बाद उपचार कराइए और तब आपका अंतर बताया जाएगा। तो संविदा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका की धारा 1872 की धारा 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। तो संविदा क्या है, तो संविदा के लिए कहा गया है कि ऐसा करार यानी कि एग्रीमेंट जो ला द्वारा इन्फोर्सबल हो, यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, यानी कि जिसे कानून द्वारा हम लागू करा सकते हैं। तो आपका अब यहाँ जो देखना है कि करार का जन्म कैसे हो। हाँ, संविदा के यही दो तत्व हो गए, याद रखिए। संविदा आपका क्या है, तो वह एग्रीमेंट जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वह संविदा है। अब क्यों संविदा है, आपका जे में भी क्वेश्चन आया था। कारण ये बताया गया था कि जो करार विधितः प्रवर्तनीय नहीं होते वह शून्य करार कहलाते हैं, यानी कि इसके उल्टा भी समझना है। तो जो करार विधितः प्रवर्तनीय हो, कानून जिन्हें मान्यता देता हो, वह एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में। और जिन्हें कानून मान्यता नहीं देता वह कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो केवल और केवल करार रह जाएंगे, कोई मतलब उसका नहीं है। और उन करारों को हम क्या कहेंगे, शून्य करार, क्योंकि वे करार कहाँ तक नहीं पहुँचे, संविदा तक। अब करार का निर्माण कैसे होता है, तो करार की परिभाषा दी गई है आपका संविदा अधिनियम की धारा 2E में। ये बताया गया है कि वचन यानी कि प्रामिज या प्रतिज्ञा या वादा, वचन का मतलब हुआ प्रामिज या प्रतिज्ञा या वादा, यानी कि जब दोनों तरफ से वादे हो जाते हैं तो वही वादे 2E में क्या कहलाते हैं, समझौता या करार या एग्रीमेंट। तो वचन क्या है, वादा क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, तो इसके लिए फिर आपका 2B जाना पड़ेगा और फिर लास्ट में 2A। 2B वचन को परिभाषित करती है और ये 2B बताती हैं कि जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि जो प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, यानी कि जो इजब कबूल हो जाता है, वह इजब ही, वह प्रस्ताव ही कन्वर्ट हो जाता है प्रामिज में। तो पूछा जाता है प्रामिज क्या है, तो प्रामिज का मतलब वह प्रपोजल जो अब क्या हो चुका है, स्वीकार,
तो वही प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रामिज में। यानी कि स्वीकृत प्रस्थापना ही वचन है। यानी कि जो प्रस्थापना या प्रस्ताव क्या हो गया है, स्वीकार, उसी को हम क्या कहेंगे, वचन। तो अब दो शब्द फिर आया कि प्रस्थापना क्या है, स्वीकृति क्या है। तो टू भी थोड़ा सतर्क रहना है, वचन भी बताएगी और प्रति ग्रहण यानी कि स्वीकार भी बताएगी, एक्सेप्टेंस। और टू वे में प्रपोजल यानी कि प्रस्थापना। यानी कि पहले प्रस्थापना हुई, एक व्यक्ति ने किया, दूसरे व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया। जैसे ही प्रस्थापना स्वीकार की गई, अब वही प्रस्थापना किस में कन्वर्ट हो गई, वचन में। और जैसे ही दोनों तरफ से वादे हो गए, तो क्या हो गया, करार। अगर वह वादा, वह करार ऐसा हो जो विधि द्वारा क्या हो, प्रवर्तनीय, तो क्या कहलाएगा, संविदा। तो कब कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा, ये किस सेक्शन से गवर्न होगा, कॉन्ट्रैक्ट के 10। अब आप लोग अगला दो चार नियम पहले याद रखें, और ये नहीं कितना में नहीं हो गया, ये तो आपका माने संविदा का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि जब आप अंतर पढ़ेंगे वहाँ ये सब बातें काम करेंगी। दूसरा देखिए, अब ये है दूसरा पॉइंट, ये है कि संविदा में गुप्तता होती है। गुप्तता का सिद्धांत क्या है आपका, तो याद रखिए गुप्तता का सिद्धांत क्या है। इसको कहते हैं प्रीवी, यानी कि संसर्ग का सिद्धांत। संविदा के संसर्ग का सिद्धांत मेंस में भी पूछा जाता है, प्री में भी। अब संविदा का संसर्ग या प्रीवी या संविदा की गुप्तता का सिद्धांत क्या है, पहले इस सिद्धांत को समझिए। गुप्तता का डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीवी ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने संविदा की है, उस संविदा को लागू कराने के लिए केवल पक्षकार ही मुकदमा कर सकते हैं, थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। तो एक उदाहरण देखा जाए, अगर ए तथा बी ने संविदा की है, ए संविदा भंग कर रहा है, तो क्या पूरा समाज चला जाएगा मुकदमा करने, तो केवल कौन मुकदमा कर सकता है, बी। तो संविदा में इसी को कहते हैं, क्या होती है, गुप्तता। इसी को गुप्तता कहते हैं कि बाहरी लोगों को एंट्री क्या है, प्रतिबंधित है। यानी कि संविदा स्ट्रेंजर को, अपरिचित को नहीं पहचानती। अपरिचित न तो संविदा, उस संविदा के लिए वाद नहीं ला सकता जो पक्षकार न हो। लेकिन इसका कुछ अपवाद है। एक अपवाद हम जरूर बता रहे हैं, कई अपवाद है आपका। मान लीजिए ए और बी दोनों भाई थे और ये वादा किए थे कि हमारी बहन है जोशी, उसके विवाह में हम लोग 5-5 लाख रुपया खर्चा करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि अगर गुप्तता के सिद्धांत को सटीक लागू किया जाए तो नियम यही निकलता है कि संविदा दोनों भाइयों ने किया था। अगर वह पैसा नहीं देते हैं तो ऐसी कंडीशन में एक भाई दूसरे के खिलाफ मुकदमा भले कर दे, किसी अन्य को मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। इसी को हम प्रीवी कहते हैं या गुप्तता कहते हैं, या संविदा के संसर्ग का सिद्धांत, या संविदा के संबंध का सिद्धांत। अगर ये सामान्य नियम है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कि जहाँ की स्ट्रेंजर या अपरिचित, अर्थात जो संविदा का पार्टी नहीं है, वह भी कुछ दशाओं में उस संविदा के लिए मुकदमा ला सकता है जिसका वह पक्षकार नहीं है। तो अब अपवाद में के अंतर्गत जाकर अगर दोनों भाई विवाह के लिए पैसा नहीं देते, तो ये जो बहन है दोनों भाइयों पर मुकदमा ला सकती है
ये नियम के तहत नहीं है, किसके तहत? अपवाद। तो उतना ये हमने बताया कि संविदा में गुप्तता होती है। अब बताइए, संविदा में जो पक्षकारों के अधिकार कर्तव्य हैं वह कानून निर्धारित करता है कि पक्षकार स्वतः करते हैं। ए बी ने आपस में संविदा की तो कानून निर्धारित किया ए का कर्तव्य दायित्व कि ए और बी मिलकर निर्धारित कर लिए, ए और बी, यानी कि पक्षकारों के अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, ये पक्षकार स्वतः क्या करते हैं संविदा में निर्धारित। चार्ट में बताइए कि कर्तव्य क्या होता है, ये पक्षकार निर्धारित नहीं करते, ये तो पहले से ही विधि द्वारा आपका कर्तव्य क्या है निर्धारित। यहाँ भी सतर्क रहना है। अब संविदा भंग करा दिया जाए, जैसे ए ने बी से कहा कि हे बी मैं 100 किलो चावल तुम्हें देंगे और ए ने अपना वादा नहीं निभाया, यानी कि बी को 100 किलो चावल नहीं दिया, तो हम कहेंगे कि ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अर्थात ए ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इसी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा भंग कहेंगे। आगे आइए आपका, अब रेमेडी देखिए क्या है। अगर ए ने संविदा भंग किया है तो बी को क्या उपचार है, तो संविदा भंग के मामले में 4 उपचार उपलब्ध है पक्षकार को। एक, अपरिनिर्धारित प्रतिकर धारा 73, एक आपका परिनिर्धारित प्रतिकर 74 संविदा नियम क्वांटम मेरियट, यानी कि जितना काम उतना दाम तो 75, और एक व्यादेश यानी कि इंजक्शन। तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट में कैसी प्रतिकर पाया जाएगा, पर निर्धारित की अपरिनिर्धारित की दोनों दोनों। संविदा में फिर एक बार देखिए, संविदा अधिनियम के तहत जो कंपसेशन मिलता है वह पहले से निर्धारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो 73 धारा संविदा अधिनियम की बताती है कि ऐसा प्रतिकर जो पहले से निश्चित न हो, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कंपसेशन कहा जाता है। और धारा 74 बताती है कि ऐसा प्रतिकर जो पहले से क्या हो डिसाइड। तो एक उदाहरण पहले से निर्धारित करा दिया जाए, जैसे कि ए ने बी से संविदा की और कहा ये तय हुआ कि अगर कोई पक्षकार संविदा का पालन नहीं करेगा तो वह 10 लाख रुपया दूसरे पक्षकार को आपका संविदा भंग पर देगा। तो बताइए इस उदाहरण में पहले से निर्धारित हो गया कि नहीं प्रतिकर, निर्धारित है कितना लाख, 10 लाख। ये हम कहेंगे परिनिर्धारित। ये मामला जाएगा संविदा नियम की किस धारा में, 74 में। अब पहले से निर्धारित न, यानी कि अब अगला नियम ये आया कि अगर ए ने बी से संविदा की और अगर ए या बी संविदा भंग करता है तो कितना मुआवजा दिया जाएगा, ये संविदा में कहीं लिखा नहीं गया है। तो कौन सी धारा लागू होगी, 73। लिखा गया है तो नहीं लिखा गया तो अपरिनिर्धारित अनलिक्विडेटेड, और लिखा गया है तो उसे हम क्या कहेंगे परिनिर्धारित। बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजन, 75 भी हल्का सा देख लिया जाए। इसको अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करने वाले पक्षकार द्वारा प्रतिकर, ये आपका है नर्तकी इत्यादि का उदाहरण है। लेकिन एक लाइन जानिए, जो व्यक्ति अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करता है वह किस सेक्शन के तहत कंपसेशन पाने का हकदार होगा, आपका 75। अगला देखिए आपका, अब अपकृत में बताइए, तो अपकृत में उपचार कौन कौन से हैं, ये कई बार आया है, मैं 3 उपचार लगातार बता रहा हूँ।
अपर क्षतिपूर्ति, इसके बाद व्यादेश, और तीसरा संपत्ति का संपरिवर्तन यानी कि वापसी। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बना है मॉडल पर आ जाए, इतना बताने का मतलब कि एक मॉडल यहाँ पूछा जाता है कि अपकृत में क्षतिपूर्ति पाई जाती है, आपका दे देगा सदैव पर निर्धारित, सदैव अपर निर्धारित, कुछ में पर निर्धारित, कुछ में अपर निर्धारित, इनमें से कोई नहीं। तो अगर टाट पूछे तो सदैव क्षतिपूर्ति क्या होती है, अपर निर्धारित। लेकिन यही क्वेश्चन आपका कहाँ दे दे संविदा नियम, तो आपका कुछ में पर निर्धारित और कुछ में अपर निर्धारित, तो 73 धारा में अपर निर्धारित और 74 में क्या है, पर निर्धारित। सेक्शन याद करके जाइए। 73 अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन और लिक्विडेटेड किस में है, 74 में। अब थोड़ा अपकृत आइए, ये तो भाई अंतर इस तभी आएगा जब आप कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए। वैसे अंतर बताने को तो हम डायरेक्ट अंतर बता देंगे चाहे समझ में आए ना आए, लेकिन जब तक ये कंसेप्ट क्लियर न रहे आप अंतर थोड़ा कॉन्टेक्ट और टाट में समझना क्या है मुश्किल। अब टाट थोड़ा देख लिया जाए। अपकृत में क्या होता है, अपकृत के आवश्यक तत्व क्या है, तो भाई संविदा के आवश्यक तत्व थे करार होना चाहिए और वह विहित क्या हो, प्रवर्तनी। अपकृत के तत्व क्या है, तो अपकृत के 3 तत्व है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया हो, उसके कारण दूसरे को क्षति पहुंची हो, तो दूसरा व्यक्ति किसके लिए मुकदमा ला सकता है, अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति। जो कर्तव्य होता है अपकृत में किसी व्यक्ति का, वह पहले से ही कानून द्वारा क्या रहता है, निर्धारित। ये कर्तव्य एक व्यक्ति के प्रति होता है कि पूरे समाज के प्रति, पूरे समाज के प्रति। लेकिन संविदा में समाज नहीं, ए ने बी से संविदा की तो ए का कर्तव्य केवल किसके प्रति, बी, और बी का कर्तव्य केवल ए। लेकिन अपकृत में किस कर्तव्य का हनन होता है, लोक, लोक यानी कि रैम, रैम यानी कि सार्वजनिक। और लेकिन जो अपकृत में क्षति होती है वह समाज को नहीं होती, व्यक्ति को। तो आपका संविदा में भी पूरा समाज प्रभावित नहीं होता। ए ने अगर विवाह की संविदा बी से की और बाद में ए ने विवाह करने से इनकार कर दिया, तो पूरे समाज पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, तो केवल किस पर पड़ा, ए पर, बी पर, पक्षकार पर। उसी प्रकार अपकृत में जो क्षति होगी पूरे समाज को नहीं, केवल उस व्यक्ति को होगी जिसके प्रति अपकृत किया गया है। लास्ट में एक उदाहरण देख के तब ब्रेक दिया जाएगा, क्योंकि आपका कल और चलेगा। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए एकदम से अच्छे से। एक उदाहरण, जैसे कि ए रोड पर जा रहा है तो पूरे विश्व के खिलाफ उसका अधिकार है कि जितने लोग रोड पर जा रहे हैं उसके प्रति सावधानी और सतर्कता बरतें। तो अगर किसी व्यक्ति ने ए को धक्का दे दिया तो बताइए क्या पूरा समाज प्रभावित हुआ कि केवल ए। तो क्षति कैसी होती है, पर्सनल की सार्वजनिक, पर्सनल। भाई सार्वजनिक सार्वजनिक हो जाएगी तो उस कार्य को हम क्या मान लेंगे, अपराध। और व्यक्तिगत क्षति हुई है तो क्या मानेंगे, अपकृत। तो संविदा में भी सार्वजनिक नहीं होती क्षति, संविदा में भी व्यक्तिगत ही होती है। अर्थात ए ने बी से संविदा किया है, ए संविदा भंग कर देता है तो पूरा समाज प्रभावित नहीं हुआ, केवल कौन हुआ, बी। अब गुप्तता में अंतर महत्वपूर्ण होता है कि अपकृत विधि में गुप्तता का कोई महत्व नहीं है, जबकि संविदा में है। भाई इसमें बताया जाएगा। देखिए अपराध और आपका अपकृत में एक अंतर छूट गया था, भाई उसको बताना जरूरी है। अब याद आया कि आपराधिक मामलों में आशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लेकिन अपकृत्यात्मक मामलों में सामान्यतः आशय का कोई महत्व नहीं होता। ये अंतर छूटा था इंटेंशन पर। फिर एक बार देखिए, आपराधिक मामलों में इंटेंशन महत्वपूर्ण होता है, क्रोध ही कहिए, लेकिन आपका सिविल मामलों में अपकृत में आशय पर ध्यान उतना दिया जाता है कि नहीं? नहीं। आपने गलत कार्य किया, दूसरे को क्षति हुई, भले आपका इरादा क्षति कारित करने का था या नहीं था, आप क्या दीजिए? मुआवजा। लेकिन दांडिक मामलों में आशय था नुकसान पहुंचाने का, तभी उसे सामान्यतः क्या किया जाता है? सजा। तो इस प्रकार आपका अंतर अभी नहीं चला। अभी तो हमने थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट का उदाहरण बताया और एक इसका टाट का, तो अंतर बताया जाएगा। अभी 10 मिनट बाद आपका भाई साम्या चलेगी, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। अंतर कल हम बताएंगे अपकृत्य और संविदा में, भंग में।